गुड इवनिंग एवरीवन। जय साईं, जय साईं, जय माता दी। आज हम लोग बीकॉम थर्ड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो ये मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर है ये स्पेशली बीकॉम थर्ड ईयर के लिए है। इसके अलावा और जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, अगर उनमें किसी में मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर है तो वो बच्चा भी इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है। अब जो ये मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर है इसमें कुछ चीज़ थ्योरेटिकल है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकल है। पर अभी जो हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं, पार्ट 1 में भी हमारा थ्योरी है, पार्ट 1 में भी हमारा थ्योरी है, पार्ट 3 में हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है? तो आज मटेरियल कॉस्टिंग का पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और पार्ट 1 में जो थ्योरी है उसे समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूरी की पूरी थ्योरी को बाँट दिया है। ठीक है? अगर आप लोगों को अगर फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करके पूछ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मटेरियल कॉस्टिंग जो हमारा चैप्टर है, अब आप लोगों को जो कॉस्टिंग क्या होती है ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ लिया था। या फिर इंट्रोडक्शन में अगर इंट्रोडक्शन की वीडियो हम लोगों ने बनाई नहीं थी, इसलिए इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो हमारा ऑफलाइन हुआ था। ठीक है? तो अब अगर अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होता है कि कॉस्टिंग क्या होती है, तो इसके लिए आप लोग जो इसका फर्स्ट चैप्टर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो चैप्टर रीड कर सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं कि मटेरियल कॉस्टिंग क्या होता है। तो मटेरियल कॉस्टिंग अपने नाम से जैसा कि शो कर रहा है मटेरियल। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यही राइज होता है कि मटेरियल क्या होता है? व्हाट इज़ मटेरियल? 1 मिनट। देखिए, व्हाट इज़ मटेरियल? तो क्या लिखा हुआ है? द सब्सटेंस फ्रॉम व्हिच द प्रोडक्ट इज़ मेड इज़ नोन एज़ मटेरियल। वो पदार्थ जिससे कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं। अब जैसे कि कपड़े से शर्ट तैयार होता है, ठीक है? इसी तरीके से और भी एग्ज़ाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। अ, अब मटेरियल क्या होता है हमें ये मालूम चल चुका है। अब जो मटेरियल होता है ना, वो डायरेक्ट मटेरियल भी होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल? तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है हम पढ़ते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इट रेफर्स टू दोज मटेरियल्स व्हिच आर मेजर पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो कि मेजर पार्ट होता है किसी भी फिनिश प्रोडक्ट का एंड कैन बी इजीली ट्रेसेबल टू द यूनिट्स, और जिनका बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल्स इंक्लूड। अब इसमें 5 पॉइंट यहाँ पे गिवन करे गए हैं। पर अगर जो समझने वाली चीज़ है ना, वो अभी हम लोगों को जो हम लोगों ने अभी तक थ्योरी पढ़ी है, इतने में ही समझने वाली चीज़ थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू दोज़ मटीरियल्स व्हिच आर मेजर पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट जिसका मेजर हिस्सा जो होता है वो डायरेक्ट मटीरियल होता है और उसको ना ईज़िली ट्रेसेबल उसको ईज़ी तरीके से ट्रेसेबल करा जा सकता है। अब जैसे जब कोई सेट बनाता है, तो सेट में क्या-क्या आ जाता है? जैसे कि आपका कपड़ा आ जाता है, बटन आ जाते हैं, धागे आ जाते हैं, ठीक है? एक्सेट्रा। ये शर्ट में आ जाता है। तो ये शर्ट के लिए क्या है? ये डायरेक्ट मटीरियल है, ठीक है? अब आगे क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मटीरियल इंक्लूड ऑल मटीरियल्स स्पेसिफिकली परचेज़ फॉर अ पर्टिकुलर जॉब प्रोसेस। वो मटेरियल जो कि आप लोगों ने किसी स्पेशल प्रोडक्शन के लिए खरीदा है, स्पेशल प्रोसेसिंग के लिए खरीदा है, उसे कि हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। ठीक है? आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल मटेरियल एक्वायर्ड एंड लेटर रिक्विजिट्स फ्रॉम स्टोर्स। अब हम लोगों ने जितने भी मटेरियल को एक्वायर करा है और वो लेटर जिसकी रिक्विजिशंस हमें स्टोर से मिली थी, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। आगे क्या लिखा हुआ है? कंपोनेंट परचेज्ड और प्रोड्यूस। कुछ हम लोगों ने जिसे खरीदा है, जिसे हम लोगों ने परचेज़ करा है या फिर जिसे हम लोगों ने प्रोड्यूस करा है, ठीक है? हम लोगों ने कोई कंपोनेंट खरीदा है, परचेज़ करा है, किसको क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है? आगे क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी पैकिंग मटीरियल, जो कि प्राइमरी प्राइमरी मतलब कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा पैक होकर आती है, जब भी कोई मेन मटीरियल होता है, वो जो पैक होकर आता है ना, प्राइमरी पैकिंग मटीरियल, उसे कहते हैं डायरेक्ट मटीरियल। आगे लिखा हुआ है मटीरियल पासिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू वन अदर। अब एक जो हमारा सर्ट है वो कई प्रोसेसों में बना होता है, ठीक है? तो जो मटीरियल है वो पास कर रहा है वन प्रोसेस टू अनदर।
अभी तक देखो जो समझने वाली बात थी ना, वो समझने वाली बात केवल यही थी कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल किसी भी फिनिश प्रोडक्ट का एक मेजर हिस्सा होता है और उसको काफी इजी तरीके से ट्रेसेबल करा जा सकता है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था सेट का। अब यहाँ पे ये जो 5 पॉइंट है, इनको हम लोगों ने पढ़ लिया है, पर अगर इनको एक-एक वर्ड में अगर हमें समराइज़ करना हो, तो देखो यही पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है, हम लोगों ने उसे परचेज़ करा है किसी स्पेशली प्रोडक्शन के लिए। दूसरा पॉइंट, हम लोगों ने जो चीज़ परचेज़ करी है ना, उसको माँगा गया था कहाँ से? किसके द्वारा माँगा गया था? स्टोर्स के द्वारा माँगा गया था। कंपोनेंट परचेज़ और प्रोड्यूस, और हम लोगों ने जो भी मेजर पोर्शन खरीदा है, उसको क्या करने के लिए खरीदा है? प्रोड्यूस करने के लिए खरीदा है, ठीक है? आगे क्या लिखा हुआ है, मतलब कि जो कंपोनेंट परचेज़ मेजर कंपोनेंट है, ये भी ये ध्यान रखना। प्राइमरी पैकिंग मटीरियल, जो प्राइमरी चीज़ में पैक होकर आती है, और वो मटीरियल जो पास होता है, पासिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। इनडायरेक्ट मटीरियल क्या होता है? अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल देके मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग रीड करते हैं। जैसे कि हमारा प्राइमरी या फिर फिनिश प्रोडक्ट क्या है? हमारा शर्ट है। पर उस शर्ट को बनाने में अगर कपड़ा इस्तेमाल हुआ है, धागा इस्तेमाल हुआ है, बटन इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं न कहीं कुछ और भी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, जैसे कि मशीन। अब मशीन डायरेक्ट तो नहीं है, पर इनडायरेक्ट है। अब वो जो मशीन चली है, उसका ऑयल है, ग्रीस है, ठीक है? और भी जो जो चीज़ें हम लोगों ने इस्तेमाल करी हैं, वो आ जाती हैं। ये सब किसका पार्ट है? इनडायरेक्ट मटीरियल का पार्ट है। क्या लिखा हुआ है? ऑल मटीरियल यूज्ड फॉर इंसिनरी पर्पस इन प्रोडक्शन। जितने भी मटीरियल यूज़ करे गए हैं प्रोडक्शन में, एंड व्हिच कैन बी कन्वीनिएंटली असाइन्ड टू स्पेसिफिक फिजिकल यूनिट, और व्हिच कैन बी कन्वीनिएंटली असाइन्ड टू, जिसे हम लोग बता सकते हैं किसी खास तौर पे स्पेसिफिक फिजिकल यूनिट, जो कि किसी फिजिकल यूनिट के द्वारा असाइन करा गया है। आर टर्म एज इनडायरेक्ट मटेरियल। एग्जांपल ऑयल, ग्रीस, कंज्यूमेबल स्टोर्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल ईटीसी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट थे, काफी इजी इजी पॉइंट थे। तो मेरे को होप है कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पर अगर फिर भी अगर कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग मुझसे मैसेज करके बाद में और अभी भी पूछ सकते हैं। अब अगला पॉइंट है, व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट। जो हमारा चैप्टर है वो मटेरियल कॉस्टिंग है। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। इसके अलावा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ है? मटेरियल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? मटेरियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इंक्लूड्स फिजिकल कमोडिटीज यूज टू मैन्युफैक्चर द फाइनल एंड प्रोडक्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट क्या होता है उसको बताया गया है कि मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका? प्रोडक्शन का। और वो इंक्लूड करता है फिजिकल कमोडिटीज। अब कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने कपड़े का एग्जाम्पल लिया, क्लॉथ का एग्जाम्पल लिया, वो फिजिकल कमोडिटीज है, जिसको हम लोगों ने यूज करा है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और क्या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए? फाइनल एंड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसी के आगे कंटिन्यू है कि मटेरियल कॉस्ट कंस्टिट्यूट अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए, सबसे मेन रीजन मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ने का यही है कि मटेरियल कॉस्ट क्या करता है। मटेरियल कॉस्ट एक बहुत बड़ा रोल निभाता है टोटल कॉस्ट का। तो अगर हमें हमारे टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो हमें मटेरियल कॉस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और मटेरियल कॉस्ट के बारे में पढ़ के हमें हमारे मटेरियल कॉस्ट को कम से कम करना पड़ेगा, ताकि हमारा टोटल कॉस्ट कम से कम आए। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट कम से कम आएगा तो हमारा टोटल टोटल कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन वन और मेनी मटेरियल। अब जो आपका प्रोडक्ट बना है वो एक या फिर एक से ज्यादा प्रोडक्ट से मिलकर बना है, मटेरियल से मिलकर बना है। सो द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट में बी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल क्या होता है? अब इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये ध्यान देना। मटेरियल कंट्रोल। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मटेरियल क्या होता है, और हम लोगों ने जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था वो पढ़ा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। अब है मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी। अब जो चौथा क्वेश्चन है, अब मटेरियल कंट्रोल क्या होता है। अभी जैसा कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि हमें मटेरियल कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, तो वही रीजन है कि मटेरियल कंट्रोल आया है। मटेरियल कंट्रोल मींस मेक एन एफिशिएंट फंक्शनिंग और प्रोसेस फॉर कंट्रोल द मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं? एक एफिशिएंट फंक्शनिंग को तैयार करते हैं, ताकि हम लोग क्या कंट्रोल कर सके? मटेरियल कॉस्ट को
कंट्रोल कर सके, या फिर अगर एफिशिएंट फंक्शनिंग नहीं तो हम लोग एक प्रोसेस तैयार करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। तो इसे हम लोग कहते हैं मटेरियल कंट्रोल। अब अगला पॉइंट आता है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, अब मटेरियल कंट्रोल तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब मटेरियल कंट्रोल का ना ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है, क्योंकि इसमें हमारे कितने पॉइंट है, तकरीबन 5 पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कि ऑब्जेक्टिव क्या है मटेरियल कॉस्टिंग का, मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। पॉइंट से पढ़ के आप लोगों को क्लियर हो गया है कि जो भी रुकावटें आती हैं ना प्रोडक्शन प्रोसेस में, हम उसको कम से कम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है, इंश्योरिंग दैट नो एक्टिविटी particularly production suffers from interruption for want of material and stores। कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी प्रोडक्शन रुकनी नहीं चाहिए, किस वजह से, कि मटेरियल की कमी पड़ गई, इस वजह से। इट शुड बी नोटेड दैट दिस रिक्वायर्स कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ एवरी आइटम दैट मे बी नीडेड हाउएवर स्मॉल इट कॉस्ट मे बी। मटेरियल को प्रोडक्शन तक तैयार करने के लिए जितनी भी छोटी से छोटी चीज चाहिए होती है, हमें ना उसका एक फ्लो में चाहिए, ना वो कम होनी चाहिए ना वो ज्यादा होनी चाहिए। अब वो कम और ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पर वो ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए, भले वो चीज कितनी से कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अब क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ये वाला पॉइंट रीड करने की, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रीड करने की बहुत अच्छी जरूरत है। क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, सीइंग टू इट दैट ऑल द मटेरियल एंड स्टोर्स आर एक्वायर एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। हमें जितने भी मटेरियल चाहिए या फिर जितने भी हमें स्टोर्स चाहिए, वो हमें कम से कम प्राइस पे चाहिए, कंसीडरिंग द क्वालिटी दैट इज रिक्वायर्ड। और हमें ध्यान रखना है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी बनी रहे, and considering other relevant factors like delivery, etc, holding cost should be also required to be minimized। अब देखो ये पॉइंट ना हमें एक ही चीज बताता है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, तो हमें मटेरियल खरीदना है कम से कम कॉस्ट पर, और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और अगर मान के चलो अगर वो मटेरियल हम लोगों ने किसी से मंगाया है, तो उसकी डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमें प्रोडक्शन करना था सुबह सुबह और डिलीवरी उसकी शाम को हो रही है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये वाला पॉइंट था हमारा दूसरा पॉइंट। देखो ये सारे पॉइंट किसके हैं, मटेरियल कंट्रोल के पॉइंट हैं ये सारे। ठीक है, कि मिनिमाइज इंटरप्शन होना चाहिए और मटेरियल कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। अब रिडक्शन इन वेस्टेज, नाम से क्लियर है, अवॉइडेंस ऑफ unnecessary losses and wastage that may arise from deterioration in quality due to defective or long storage or from obsolescence। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ना हमें वेस्टेज को कम करना है, और वेस्टेज को कम करने के लिए जो भी अननेसेसरी, जो भी बिना जरूरत के चीजें होती हैं, या फिर जो भी बिना जरूरत की चीजें होती हैं, हमें उनको कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि जैसे कि कुछ वेस्टेज कहाँ से आते हैं, अराइज होते हैं ड्यूरेशन इन क्वालिटी ड्यू टू डिफेक्टिव और लॉन्ग स्टोरेज। देखिए अब हम लोगों ने ना अगर कोई प्रोडक्ट है और उसको काफी लंबे समय तक कहीं पे रखा हुआ है, तो वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसमें ना कुछ गिरावट आ जाएगी उसकी उसकी वैल्यूज वगैरह में, या फिर उसकी क्वालिटी वगैरह में। तो अभी तक जो हम लोगों ने पॉइंट बोला है, ये पॉइंट हमें यही समझाता है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट लॉसेस एंड वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर कंसर्न द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब लिखा हुआ है जितने भी लॉस होते हैं और वेस्टेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में, वो किसको ध्यान देने की जरूरत है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इस बात की ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक तो पूछ लो, और अगर नहीं है तो रेज हैंड कर दो, नहीं है तो रेज हैंड कर दो, और अगर है तो पूछ लो मैसेज करके अभी तक। धनंजय को डाउट नहीं है, अनुराग डाउट है, ठीक है। आप अब आप लोग नीचे कर लो हाथ, डाउट नहीं है, मैं समझ गया। अब अगला पॉइंट है एडवोकेट इंफॉर्मेशन। हम लोग मटेरियल कंट्रोल कर ही नहीं सकते अगर हमारे पास सही सही और एक्यूरेट जानकारी नहीं होगी। तो वही लिखा हुआ है एडवोकेट इंफॉर्मेशन, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स टू इंश्योर दैट reliable information is available for all items of materials and stores, that not only helps in detecting losses and leverage but also facilitate proper production planning। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं
तो इससे हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन भी मिलती है मटेरियल के बारे में, स्टोर के बारे में, और हमें ये भी बताता है कि हम अगर कोई लॉस होने वाला है ना, तो हम उसका पता लगा सकें और ना उनसे फायदा भी उठा सकें। अगर कोई लॉस होने वाला है, अगर हमें पता है कि अगर कोई लॉस बड़े लेवल पे होने वाला है, तो टाइम रहते ही ना थोड़ा बहुत लॉस ज़रूर हो जाए, पर आप लोग उससे भी क्या कर लो, उससे भी आप लोग फायदा उठा लो। ठीक है, अब आगे ये लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर चौथे पॉइंट के लिए मैं बात करता हूँ, तो अगर कोई सब्जी बेचने वाले लोग हैं, अगर उनको पता है कि उनकी सब्जियाँ जल्दी खराब हो जाएँगी, तो अगर उनकी सब्जियाँ जल्दी खराब हो जाएँगी और बिल्कुल भी नहीं बिकेंगी, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कम दाम पे जब थोड़ी बहुत ही उनकी सब्जियाँ जब खराब होती हैं, तभी वो लोग बेच देते हैं। तो ये वाला पॉइंट कुछ इसी तरीके का है। अगला पॉइंट है 5वां, कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम। Proper material management is very necessary for filling orders of the firm. This adds to the goodwill of the company। शायद होगा यहाँ पे, वो शायद पॉइंट यहाँ पे रह गया है। तो अगर अगर हमारे पास अगर हम लोगों ने मटेरियल कंट्रोल का प्रोसेस ठीक ढंग से फॉलो करते हैं और ऑर्डर को टाइम से फुलफिल कर देते हैं, तो क्या होगा, इससे कंपनी की गुडविल बनी रहेगी। अब ये पॉइंट्स थे, कौन से पॉइंट्स थे, ऑब्जेक्टिव क्या है मटेरियल कंट्रोल का, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि इन ऑब्जेक्टिव को हम लोग आखिर अचीव कैसे कर सकते हैं। हाउ वी, यहाँ पे कैन आएगा, या फिर ये भी सही है, हाउ वी अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, परचेसिंग डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, स्टोरेज डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, पेमेंट डिपार्टमेंट, सब में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मटेरियल के लिए या फिर जो भी मटेरियल से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। तो इससे हम लोग हमारा मटेरियल कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग परचेसिंग प्रोसीजर टू सी दैट परचेज आर मेड आफ्टर मेकिंग सुटेबल इंक्वायरीज एट द मोस्ट फेवरेबल टर्म्स टू द फर्म। अब हर एक कंपनी के ना कुछ परचेज प्रोसीजर होते हैं, हमें ध्यान रखना है कि हम लोगों ने जो भी परचेज करा है उनके परचेज प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही करा है, और जो भी इंक्वायरीज करनी थी उससे पहले हम लोगों ने वो कर ली है, और उस टाइम पे करी है जिस टाइम पे फर्म को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके बारे में भी हम लोग अभी आगे रीड करेंगे जब ये पॉइंट्स आएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर। हमें यूज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म्स for placing the order, noting receipts of goods, authorizing issue of the material। अब जो ये पॉइंट्स है ना, नोटिंग रिसीप्ट ऑफ गुड्स, ऑथराइजिंग इशू ऑफ द मटेरियल्स, ये पॉइंट आगे आएंगे, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होना। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों ने ना जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको इस्तेमाल करा है। अब यहाँ जब भी कुछ कंपनी के जब जब कोई कंपनी ऑर्डर करती है ना, तो उसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑर्डर करा है और रिसिप्ट करा है हम लोगों ने गुड्स का, और जो भी ऑथराइजेशन है मटेरियल का हम लोगों ने वो करा है। चौथा पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बजट कंसर्निंग मटेरियल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट टू इंश्योरिंग इकोनॉमी इन द परचेसिंग एंड यूज ऑफ द मटेरियल। हमें प्रिपेयर करना है बजट, इसको ध्यान में रखते हुए, मटेरियल को ध्यान में रखते हुए, सप्लाईज को ध्यान में रखते हुए, और इक्विपमेंट टू इंश्योरिंग इकोनॉमी इन परचेसिंग। अब जो ये वाली लाइन लिखी हुई है ना, इक्विपमेंट टू इंश्योरिंग इकोनॉमी इन परचेसिंग, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमें जब भी हम जब तैयार करेंगे तो हमें मटेरियल का ध्यान रखना है, सप्लाई का ध्यान रखना है, और उस इकोनॉमी के जो इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल डिमांड है, सप्लाई है, या फिर जो भी अदर रिलेवेंट फैक्टर्स हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हमें बनाना है, क्या हमें प्रोडक्शन करना है। इसीलिए हमें बजट को इन सब बातों को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक सो दैट ऑल द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मटेरियल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट परचेजिंग आर प्रॉपरली अप्रूव्ड एंड ऑटोमेटिकली चेक्ड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, हमें एक सिस्टम भी बनाना है जो कि इंटरनल चेक कर सके सप्लाईज के लिए और इक्विपमेंट के लिए, इक्विपमेंट ऑफ परचेज के लिए और मटेरियल के लिए, कि वो प्रॉपरली, कि वो सही तरीके से अप्रूव हुए थे या फिर चेक हुए थे कि नहीं। अगला अगला पॉइंट है छठा, स्टोरेज ऑफ ऑल मटेरियल एंड सप्लाईज इन अ वेल डेजिग्नेटेड लोकेशन विद प्रॉपर सेफगार्ड्स। हमें स्टोरेज करना है सारे मटेरियल का और सप्लाईज का एक अच्छी जगह पे, जहाँ पे ना उनकी कंडीशन ठीक रह सके। क्लियर है। अब अगला पॉइंट क्या है,
operation of system of perpetual inventory together with continuous stocks checking so that it possible to determine at any time the amount and value of each kind of material in stock. अब देखिए, अब ना ये इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ना वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जो कि 6 तक थे। अब ये भी वैसे इतने हार्ड नहीं है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इनको रीड करना है और अगर कोई डाउट आता है ना तो मेरे को बताना है। पर आप लोगों को जो बताना ज़रूरी था कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मटीरियल कंट्रोल के, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस लिए मटीरियल कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए हमें मटेरियल कंट्रोल का चैप्टर पढ़ना चाहिए। ठीक है? तो ये पॉइंट था। तो अभी तक जो हम लोगों ने 6 पॉइंट रीड करे हैं, देखिए क्या थे उनको अगर हम लोग वन वर्ड में समराइज़ करें तो, कि हमें सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए और हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं, हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस करने चाहिए और रिसीव करने चाहिए। और एक हमें बजट बनाना चाहिए, जो भी रेलेवेंट फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए। और हमें एक इंटरनल चेक सिस्टम भी बनाना चाहिए ताकि वो ध्यान रखे कि क्या-क्या चीज़ें रूल्स के अकॉर्डिंग हुई है कि नहीं, और हमें उनका स्टोरेज ऐसी जगह करना चाहिए ताकि वो खराब ना हो। अब जो 7वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट है और ये 9वां पॉइंट है, जो 10वां पॉइंट है, इनको आपको पढ़ना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि 10वें में क्या लिखा हुआ है, रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ मटेरियल परचेज़। हमें रेगुलर रिपोर्ट देनी है कि क्या हम लोगों ने परचेज़ करा है, क्या इश्यू आए थे स्टॉक को लेकर, इन्वेंटरी बैलेंस कितनी है, ऑब्सोलेट स्टॉक की कंडीशन क्या है, गुड्स रिटर्न वेंडर्स को हम लोगों ने गुड्स कितने रिटर्न करे हैं, स्पॉइल कौन सी चीज़ें खराब हुई हैं, कौन सी चीज़ें डिफेक्टिव हुई हैं, ठीक है? इतने कठिन नहीं है, आप लोगों को ये पॉइंट पढ़ने हैं और जिनको ये नोट्स चाहिए वो इंस्टीट्यूट के नंबर पे मैसेज करेंगे तो उन्हें ये नोट्स सेंड कर दिए जाएँगे। आपको लिखना पड़ेगा कि हमें चाहिए। अब जो आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, वैसे तो देखिए क्वेश्चंस और भी तैयार करे गए हैं आप लोगों के लिए, पर जो आज के लेक्चर का जो आखिरी क्वेश्चन है, वो ये है कि मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ हाउ मेनी ऑपरेशन। कौन-कौन से ऑपरेशंस को हमें हमारे एफिशिएंट फंक्शनिंग में इंक्लूड करना चाहिए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7स हमारे ऑपरेशंस हैं जिन्हें हमें इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा एफिशिएंट फंक्शनिंग का पॉइंट हम लोग देखो ऊपर पढ़ चुके थे। कहाँ पे? यहाँ पे। मटेरियल कंट्रोल में क्या होना चाहिए? हमें बनाना चाहिए एफिशिएंट फंक्शनिंग और प्रोसेस किसके लिए? मटेरियल कॉस्ट के लिए। तो ये वही एफिशिएंट फंक्शनिंग है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? हम लोगों को कौन-कौन से फंक्शन है? हम लोग जो परचेज़ करते हैं मटेरियल का, रिसीव करते हैं मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इश्यूइंग मटेरियल्स, मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, स्टॉक ऑडिट। अब देखो ये फंक्शन है जिससे ना हम लोग मटेरियल कंट्रोल कर सकते हैं। हमें परचेज़िंग ऑफ मटेरियल का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन-कौन से हमें मटेरियल रिसीव हुए उनका ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों ने परचेज़ ज़्यादा करा है, अगर हमें रिसीव कम हुए तो भी ये मटेरियल कंट्रोल की प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों ने रिसीव ज़्यादा करा है और परचेज़ हम लोगों ने कम करा था, तो अब वन वे में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, पर ये भी कहीं न कहीं आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब हमें इंस्पेक्शन मटेरियल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, उनका उनका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा और स्टोरेज ऑफ मटेरियल किस अकॉर्डिंग चल रहा है, हमें ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेंटेनेंस हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, और स्टॉक ऑडिट जो कि अ, किसी सीएमए द्वारा या फिर जो भी रिलेटेड फंक्शनरीज़ हैं उनके द्वारा कराया जाता है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना हमारे लिए सबसे ज़्यादा, वो स्टोरेज ऑफ मटीरियल और इश्यूइंग मटीरियल, ये दोनों पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मैक्सिमम सवाल है ना, वो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के ऊपर होने वाले हैं। ठीक है? तो आज के लिए ये 7 क्वेश्चन्स हम लोगों ने करे, और अगर आप लोगों को कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है? वैसे तो ये इतने कठिन नहीं है, काफ़ी ईज़ी है। आप पढ़ेंगे तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा कि मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होते हैं, और मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, और मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मटेरियल कंट्रोल के। और इसके अलावा हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं मटेरियल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स को, और जो फंक्शनिंग है हमारी, एफिशिएंट फंक्शनिंग है मटेरियल कंट्रोल करने के लिए, उसमें कौन-कौन से फंक्शंस आते हैं, ये हमें रीड करना है, ठीक है? और अगर इसके अलावा ये वाला डायग्राम मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ, आप लोगों की बुक में ना, बीकॉम की बुक में बहुत ज़्यादा चीज़ें गिवन करी गई हैं, तो आप लोग रीड करो, ज़्यादा कठिन नहीं है वो, पर मैं आपको वो करवा रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब एक चीज़ होती है, एक पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं मटीरियल प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस, कि हमें मटीरियल कैसे मिलता है, क्या-क्या प्रोसीजर्स होते हैं उसके बीच में, ये वही वाला पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है? मटीरियल प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम।
document required and the departments who initiate these documents are shown sequentially. अब हमें बताया गया है, देखिए अब जो सबसे ऊपर वाला डिपार्टमेंट है ना, इंजीनियरिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये क्या करता है, ये बिल ऑफ मटेरियल देता है किसे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और वर्कशॉप्स को। अब जो ये सबसे ऊपर वाले डिपार्टमेंट है ना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, तो इंजीनियरिंग को यहाँ से भूल जाओ। अब लोग कहोगे इंजीनियरिंग कहाँ से आ गया? प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो जिस प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ये प्लान करा हुआ है कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितनी सेल होनी चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने हमें बिल ऑफ मटेरियल दिया कि ये जो बिल है मटेरियल का, अभी हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जितने भी पॉइंट गिवन है ये। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, मटेरियल रिक्विजिशन क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन क्या होता है, जितने भी आपको 13 पॉइंट गिवन है ना, ये हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। जैसे कि देखो यहाँ पे गिवन है कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आराम से पढ़ेंगे हम लोग। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने क्या करा, बिल ऑफ मटेरियल दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, उसे जितना मटेरियल चाहिए, मटेरियल रिक्विजिशंस किसे देता है, स्टोर्स को देता है, स्टोर्स को देता है। अब स्टोर क्या करता है, वो स्टोर परचेज रिक्विजिशन देता है किसे, परचेज डिपार्टमेंट को। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, देखिए 3 स्टेप हो गए हमारे। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, परचेज डिपार्टमेंट टेंडर करता है रिक्विजिशन ऑफ प्रपोजल। परचेज डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करता है किससे, सप्लायर से। अब सप्लायर क्या करता है, कोटेशन देता है, पूछता है कि आपको कितना चाहिए। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, अपना एक ऑर्डर देता है कि हमें इतने स्टॉक या फिर हमें इतना मटेरियल चाहिए। ठीक है, ये 6 स्टेप हो गए। अब 7 स्टेप देखो। अब 7 स्टेप में क्या है, जो सप्लायर है वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो भी है उनको क्या करता है, परफॉर्मा इनवॉइस देता है। अब जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं किसे, सप्लायर को। अब सप्लायर क्या करेगा, इनवॉइस इशू करता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। ये देखो 9 स्टेप हो गए हमारे। अब 10वें स्टेप में क्या होता है, आखिर किसे किसे चाहिए होते हैं गुड्स, स्टोर को चाहिए होते हैं ताकि वो ऊपर दे सके। तो सप्लायर 10वें स्टेप में गुड डिलीवर कर देता है किसे, स्टोर को गुड्स डिलीवर कर देता है। अब ये 10th स्टेप हो गया। अब देखिए 11वें स्टेप में क्या होता है, गुड्स रिसीव नोट। अब स्टोर क्या देता है कि एक इसे नोट देता है कि ना हमें गुड्स रिसीव हो गए हैं, हमें गुड्स रिसीव हो गए। 11वां स्टेप यही है। अब 12वां स्टेप देखिए क्या है, 12वां स्टेप है मटेरियल रिटर्न नोट। अब स्टोर ने क्या करा हुआ है, मटेरियल रिटर्न नोट दिया है किसे, कॉस्ट अकाउंटेंट को। और यहाँ पे 13वें पॉइंट में क्या हुआ है, मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट की डिटेल दी गई है। मतलब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को डिटेल दे रहे हैं कि हम लोगों ने कितने मटेरियल को रिटर्न करा है और कितना मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट हुआ है। अब यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली पॉइंट ये है कि ये 10वां स्टेप था, ये 10वां स्टेप था। और ये देखो यहाँ से 10वां स्टेप जा रहा है और ये हमारा 11वां स्टेप था। ठीक है, और जो ये वाला 12वां है ना, 12वां पॉइंट देखा, देखिए इसका इस्तेमाल 2 बार हो रहा है। पहला क्या है, स्टोर ने किसे दिया, इनको दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग को, कि मटेरियल रिटर्न नोट इन्हें भी दिया, और स्टोर ने किसे दिया, इन्हें भी दिया, कि हम लोग क्या आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट था कुछ हमारा मटेरियल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का। अब आप लोगों के में बहुत डिटेल में बताया गया है कि परचेज कैसे करते हैं, और जो फॉर्मेट है उनके और क्या क्या है, तो उनके बारे में इतना डिटेल में गो थ्रू नहीं कर रहे हैं। आप लोग रीड करो, अगर कोई डाउट होता है तो पीडीएफ की स्क्रीनशॉट सेंड कर, पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेकर या फिर पूरी पीडीएफ सेंड करके आप बता सकते हैं कि इस वाले पॉइंट में आपको डाउट है। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वहां से हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए जो पहला पॉइंट था कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। और जो दूसरा पॉइंट था हमारा मटेरियल रिक्विजिशन, तो हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा मटेरियल रिक्विजिशन क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंस क्या होता है बिल ऑफ मटेरियल मटेरियल रिक्विजिशन नोट में। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 1 है आप लोगों के कॉस्ट अकाउंटिंग में, मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर का। ठीक है, और सेकंड पार्ट में भी थ्योरेटिकल चलेगा। थर्ड पार्ट में आपके प्रैक्टिकल होंगे। इसी तरीके से अभी तक की जो प्लानिंग है, इसी ये प्लानिंग इसी तरीके से हम लोगों ने करी हुई है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सबको, जय साईं।